थीफ जेल एस्केप। एक गांव में एक बहुत बड़ा जेल था। उसमें बहुत सारे कैदी सजा भुगत रहे थे। एक दिन वहां एक वैन आकर रुकी। उस वैन की वहां के पुलिस वाले और कैदी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसमें से एक कैदी नीचे उतरा। उसे देखकर बाकी सारे कैदी प्रणाम करने लगे। कालिया भैया प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका साक्षात्कार होगा। आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई है भैया। अरे वाह रे वाह, मैं बाहर जाकर सीना ठोक के कहूंगा कि मैं भी उसी जेल में था जहां कालिया भाई थे। तब दूसरे चोरों में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। कालिया भैया प्रणाम। भैया मैंने आपको ही गुरु माना है। जेब काटने से लेकर आज मैं चेन स्नैचिंग तक पहुंच गया हूँ। मुझे आशीर्वाद दें भैया। हाँ, मेरे आशीर्वाद और दुआएं मेरे भाइयों के साथ हमेशा रहेगा। यहाँ से रिहा होने के बाद हम सब मिलकर अपने सुख दुख के बारे में बात करेंगे। मेरे चंबल घाटी वाले घर का दरवाजा तुम सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये सब देखकर एक कांस्टेबल, जेलर साहब ये है कौन? इसकी तो फिल्म स्टारों वाली डिमांड है। अरे इसका नाम कालिया है। ये चोरी करने में जितना माहिर है उतना ही माहिर ये जेल से फरार होने में है। उसे अगर एक छोटी सी चम्मच भी मिल जाए तो उसी के सहारे ये जेल से फरार हो जाता है। ध्यान रहे इसके हाथ कुछ ना लगे। एक दिन जेल में एक साधु आकर प्रवचन दे रहे थे। जेल के सारे कैदी और पुलिस वाले बड़े श्रद्धा पूर्वक सुन रहे थे। बच्चों, हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फट जाए। ऐसे में इतनी उत्तेजना की क्या जरूरत है? जिंदगी में इतना कश्मकश किसके लिए? हम लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? मेरे प्यारे कैदियों, यहाँ से रिहा होकर जाने के बाद आप जीने का सही तरीका ढूंढें, तभी तुम भगवान के हृदय में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये सुनकर सबने ताली बजाई। बाद में जेलर स्वामी जी से मिले। स्वामी जी प्रणाम। मेरा जीवन एकदम नीरस बीत रहा है स्वामी जी। 10 साल में एक भी प्रमोशन नहीं मिला मुझे। इसी जेल में उन कैदियों के साथ मैं सड़ रहा हूँ स्वामी जी। क्या मुझे जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा स्वामी? बच्चे, हर चीज का एक वक्त होता है। उस वक्त के आने का प्रतीक्षा करो। अति शीघ्र तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दिया। जेलर के जाने के बाद कालिया वहां पहुंचा। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट देना चाहता हूँ। मुझे कैंसर हो गया स्वामी जी, कैंसर हो गया। पता नहीं और कितने दिन मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा स्वामी जी। मैं जल्दी इस जेल से बाहर निकलकर गरीबों में अपनी सारी जायदाद बांटना चाहता हूँ स्वामी जी। उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है स्वामी जी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो अपना कमंडल मुझे दे दीजिए स्वामी जी। मेरे लिए यही काफी है। स्वामी जी ने उसे अपना कमंडल दिया और वहां से चले गए। अरे कैंसर कहा तो स्वामी जी ने विश्वास कर लिया। अरे जेल में इन लोगों ने एक सुई भी हाथ लगने नहीं दिया। अब इस कमंडल के सहारे किसी ना किसी तरह यहाँ से भागना होगा। यूं वो अपने कमरे में जाकर उस कमंडल के सहारे जमीन को खोदने लगा। यूं उसने एक सुरंग बनाया। वो और खोदने लगा। यूं कई दिन बीत गए। उसने सुरंग में एक जगह बड़ा सा गड्ढा खोदा। इस तरह वहां एक बहुत बड़ा छेद बना। उसने उस गड्ढे में सिर के बल लेटकर झांका। उसने देखा कि वो एक पुलिस स्टेशन है। उसे देखकर कालिया दंग रह गया। तभी एक पुलिस वाले ने उसे लाठी से मारा। कालिया ऊपर से नीचे स्टेशन में गिरा। उसे देखकर पुलिस वाले ठहाका मारकर हंस रहे थे। अरे कितने बार तुम कितने जेलों से फरार हो चुके हो, पर ये क्या इस बार तुम सीधा पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। अरे खूब फंसे बच्चू। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर जेलर ने प्रणाम किया।
जेलर साहब, जब इसने कहा कि मुझे कैंसर है, मैं गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ, तभी मैं इसकी चाल समझ गया था। जब इसने झूठ बोलकर मेरा कमंडल मुझसे लिया, तभी मुझे आपका भविष्य एकदम साफ नजर आया। इतने बड़े चोर को आपने फरार होते हुए पकड़ा तो आपका प्रमोशन निश्चित है। क्यों, क्या कहते हैं आप? धन्यवाद स्वामी जी, जैसा आपने कहा मेरा प्रमोशन निश्चित है। कालिया को कैद करके फिर से जेल में डाल दिया। आईजी ने खुश होकर जेलर को प्रमोशन दिया। यूं जेलर बहुत खुश हुआ। गरीब किसान का कर्जा। थानेपुर नाम के गांव में रंगनाथ और गौरी नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास जो 2 एकड़ जमीन था, उसमें खूब मेहनत करके वो फसल उगाते थे। यूं जो वो थोड़ा बहुत कमाते थे, उसी में अपने बेटे दामू को वो पढ़ाते थे। एक दिन दामू के स्कूल के हेडमास्टर उनके घर आए। देखो रंगनाथ, मैं तुम्हारे घर के हालात को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, पर तुम्हारे बेटे को एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे सही मौका दें और सही प्रोत्साहन दें तो ये जिंदगी में खूब आगे बढ़ सकता है। अगर इसी गांव में रहा तो इसकी तरक्की नहीं हो सकती। मैं मुंबई में एक बहुत बड़ी विद्या संस्था वालों को जानता हूँ। इसे अगर वहाँ भेज दें तो 7वीं कक्षा से इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई वही देख लेंगे। लेकिन इसकी पढ़ाई के खर्चे, कपड़े, खाना, रहना सबको मिलाकर एक बार 5 लाख रुपए भरने होंगे। वो साल में एक बार इसे घर भेजेंगे। अच्छी तरह सोच लो और फिर मुझे फैसला सुनाओ। ये सुनकर रंगनाथ और गौरी बहुत खुश हुए। वे तुरंत गए और गंभीर नाम के व्यक्ति के पास अपने जमीन को गिरवी रखा। गंभीर उन्हें पैसे देते हुए, इस सारे गांव में तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर इतने पैसे देने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मैं भी बहुत ही ईमानदारी के साथ 5% ब्याज में तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। तुम्हारे जब जी में आए मूलधन भर सकते हो, लेकिन ब्याज हर महीने भरना होगा। समझ गए ना? तब रंगनाथ ने अग्रीमेंट के कागजों पर दस्तखत किए। इस तरह रंगनाथ और गौरी ने दामू को शहर भेज दिया। 3 महीने बीत गए। मक्के का खूब बढ़िया फसल हुआ। दोनों ये देखकर बहुत खुश हुए। तभी गंभीर 2 गुंडों के साथ लाठी लेकर उनके खेत के पास पहुंचा। अरे वाह, मेरे खेत में अच्छा फसल उगा है इस बार। तुरंत फसल काटो और मेरे ट्रैक्टर में चढ़ा दो। अरे, ये तुम्हारा खेत कहाँ से हो गया? मैंने सिर्फ खेत तुम्हारे पास गिरवी रखा है और हर महीने उसके ब्याज भी भर रहा हूँ। अब आकर ये फसल ले जाने की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, यानी तुमने अग्रीमेंट पेपर पढ़ा नहीं है? उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाते ये खेत मेरा होगा। यानी तब तक इसमें जो फसल उगता है वो सब मेरा है, और यदि तुम 3 महीने ब्याज ना भरो तो ये खेत मेरा हो जाएगा। यूं उसमें साफ साफ लिखा है। पर ये तो अन्याय है। मैं ये सब नहीं मानता। अरे तुम कौन होते हो नाम मानने वाले? अरे मारो इसे। तब गुंडे गंगाधर को डंडे से मारने लगे। तब गौरी बीच में आई। अरे मेरे पति को ना मारो, उन्हें छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप चाहे तो सारा फसल ले जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए। कहकर गिड़गिड़ाने लगी। इस तरह गंभीर ने उस सारे मक्के के फसल को अपने ट्रैक्टर में भरकर ले गया। इस तरह गंभीर ने हर 3 महीने में एक बार आकर रंगनाथ के उगाए हुए फसल को जबरदस्ती धमका कर ले जाने लगा। उसके ब्याज भरने के लिए और बीज खरीदने के लिए रंगनाथ गांव में नया कर्जा लेने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन छुट्टियों में दामू घर आया। उसे देखा तो रंगनाथ और गौरी के आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। गौरी उसे पुचकारती हुई, बेटा नहा कर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दामू अंदर गया।
अरे घर में कोई सामान तो है नहीं, उसे क्या खिलाएंगे? वो यहाँ 3 महीने रहने वाला है, उसके पसंद के खाने कैसे बनाएंगे हम? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर सेठ जी के हाथ पैर जोड़कर 3 महीने के लिए जो घर का सामान चाहिए होगा वो सब लेके आता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। ये सब दामू ने चोरी छिपे सुन लिया। तब दामू तुरंत रंगनाथ के दोस्त के पास गया और घर के हालात के बारे में पूछा। तब उन्होंने उसे सब कुछ बताया। ये सुनकर दामू बहुत दुखी हुआ। उसके बाद दामू अपने माता पिता से, माँ, बापू, आप दोनों ने मेरे भलाई के लिए जो आप दोनों ने कर्जा लिया है उसकी वजह से कितनी तकलीफें उठा रहे, ये सब मुझे पता चल गया है। मैंने सुना है कि वो कमीना हमें ही नहीं सब गांव वालों को यूं ही परेशान कर रहा है। मैं जानता हूँ कि उसे सबक कैसे सिखाना है। आप सिर्फ वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। कहकर बीजों के कुछ बोरियां उन्हें देकर उनके कान में कुछ कहा। उन दोनों ने उन बीजों को अपने खेत में बोया। 3 महीने बाद गंभीर फसल के लिए उनके खेत के पास पहुंचा। उस खेत में कुछ पौधे लगे थे। उसे देखकर गंभीर, ये कैसे पौधे हैं? पहले तो कभी नहीं देखा, ऐसा सोचा। तभी एक बेंज कार वहां पे पहुंचा। उसमें से एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उतरा। वो रंगनाथ और गौरी के पास गया। गंभीर ये सब हैरान होकर देख रहा था। रंगनाथ जी, आप वाकई बहुत महान हैं। आपने ऐसे औषधि को अपने खेत में उगाया है जो केवल हिमालय में उगता है। ये जानकर मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास। ये सारा फसल आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। ये संभव नहीं है, मेरा बहुत सारा कर्जा है। उस कर्जे को उतारने के लिए मेरी पत्नी और मैं दिन रात मेहनत करके ऐसे फसल उगा रहे हैं। अगर 20 लाख रुपए दें तो ही ये फसल मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाजार में आप इसे 50 लाख रुपए से कम में नहीं बेचेंगे। ये सुनकर गंभीर दंग रह गया। ये सुनकर वो व्यक्ति, ठीक है, जैसे आप कहें, पैसे कार में हैं, मैं लाकर देता हूँ। तब गंभीर तुरंत उनके पास गया और, ये क्या, तुम बेचोगे और वो खरीदेंगे? अरे जब तक तुम उधार ना चुकाओ ये सारा फसल मेरा है। कहकर अग्रीमेंट के बारे में विस्तार से कहने लगा। क्या ऐसा अग्रीमेंट बनाया तुमने? तो मैं तुरंत तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दूंगा, क्योंकि ऐसा अग्रीमेंट कोई कोर्ट नहीं मानता। तुम्हें कम से कम 5 साल की जेल की सजा मिलेगी। ये सुनकर गंभीर घबरा गया। गंगाधर, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, मेरी बात मानो, ये फसल मुझे बेच दो। तुम्हारे कर्जे के ऊपर मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। तुम मना ना करना, बस ठहरो, मैं अभी कागज लेके आता हूँ। कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद गंभीर उन कागजों के साथ और एक थैली भर पैसे लेकर वहाँ पहुँचा। उसने वो सब गंगाधर को सौंपा। फिर उन पौधों को अपने ट्रैक्टर में भरकर वहाँ से चला गया। गंभीर बाजार में गया और एक बड़े व्यापारी को उन पौधों के बारे में बताया और कहने लगा, 60 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। उस व्यापारी ने ट्रैक्टर से एक पौधा निकाला और उसे सूंघा। बस उसके नाक में खुजली होने लगी। अरे बाप रे, खुजली! अरे बहुत जलन हो रही है, अरे खुजली! कहकर नाक खुजाने लगा। गंभीर कुछ समझ नहीं पाया। क्यों रे कमीने, खुजली वाले पौधे लाकर मुझे 7 लाख में भेजोगे? कहकर उसे खूब मारा। गंभीर को सारी बात समझ में आ गई तो वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। बाद में दामू रंगनाथ और गौरी से, माँ, ये बहुत बढ़िया एक्टर है, इनके इस नाटक के लिए और कार का किराया मिलाकर इन्हें 50,000 रुपए दीजिए। तब रंगनाथ ने उस सूट वाले व्यक्ति को पैसे दिए। रंगनाथ और गौरी दामू के होशियारी को देखकर बहुत खुश हुए। बाद में दामू आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया।